Hello children, welcome back to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये लेक्चर सिर्फ सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो या वो स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपको ये चैप्टर की डिस्कशन को हमारे साथ ज़रूर देखना चाहिए सो दैट कि आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो स्टूडेंट्स एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक लेक्चर बहुत ही मस्त लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो जितने भी लॉज थे वो बेस्ड थे कि कैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिवली वो कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, पहले कितना मास था, बाद में कितना मास था। ये था एलिमेंट्स जैसे कि रिएक्ट कर रहे थे। बट अब वो एलिमेंट्स इस तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं उसकी भी एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। और वो एक्सप्लेनेशन जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन, जिनकी थ्योरी को आज हम जानते हैं द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड अप करने के लिए। तो आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में सो दैट कि आपका एक एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टडी ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन, राइट। और जॉन डाल्टन कौन थे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये पिक्चर है जॉन डाल्टन की। और ये जॉन डाल्टन के बारे में अगर आपको ब्रीफली थोड़ा बताऊं, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बट सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का जगाने के लिए। तो जॉन डाल्टन जो थे वो एक बहुत ही गरीब से फैमिली को बिलोंग करते थे, इंग्लैंड की। एंड ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1766। तो वो एक वीवर्स की फैमिली को बिलोंग करते थे, जो कपड़ा बुनते थे ना, उन लोगों की फैमिली को बिलोंग करते थे, एक गरीब से फैमिली के। और फिर उन्होंने शुरू किया अपना करियर एज अ स्कूल टीचर एट द एज ऑफ 12। इमेजिन, आप लोग आज उनसे बड़े हैं और आप अभी उनकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं। और उन्होंने एज अ स्कूल टीचर अपना करियर शुरू किया एट द एज ऑफ 12। 7 years later he became even the school principal. Interesting, उस टाइम पे ऐसा ही होता था। And in 1793 he left for Manchester, a city in England, to teach maths, physics and chemistry in a college. ठीक है, तो वही कॉलेज में मैनचेस्टर के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए चले गए। और उन्होंने अपनी बाकी की सारी जो लाइफ थी वहीं पे पढ़ाने में और रिसर्च करने में बिताई। और 1808 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी विच इज कॉल्ड एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, क्योंकि उन्होंने मैटर की स्टडी में पहली बार कंसेप्ट्स को यूज किया, दैट इज द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनफैक्ट मॉलिक्यूल टर्म उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने जो कुछ भी स्टडी दी वो एटम्स के बेसिस पे दी। जैसे कि आप आगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे हम इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि डाल्टन ने हमें वर्ड दिया एटम। ठीक है, और एटम की अंडरस्टैंडिंग उससे हमारी शुरू हुई। और फिर उसके बाद में उन्होंने वर्ड मॉलिक्यूल्स के लिए जो एक्चुअली में यूज किया था वो था कंपाउंड एटम्स, जिसे बाद में हमने अंडरस्टैंड किया इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी लर्निंग हम आगे इंक्रीज करेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए हम सिंपल वे में जॉन डाल्टन के थ्योरी को स्टडी करेंगे, द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें क्या कहती है? उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने दिए, तो हम उनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। ठीक है, तो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स ने, इंडियन फिलोसफर्स ने बहुत 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 साल पहले ऑलरेडी बताया था कि जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, बट वो उनके थॉट थे। ठीक है, यहाँ पे जो
चीजें हो रही हैं, अब वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हो रही हैं। पहले वो एक्सपेरिमेंट नहीं थे, सिर्फ फिलोसोफर्स थे जो कि बता रहे थे कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इंडिया में हमें उन्होंने परमाणु कहा, ग्रीक फिलोसोफर्स ने उन्होंने एटम्स कहा, जिसे हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था, इन द हिस्ट्री ऑफ द एटम। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये एटम वर्ड यूज किया गया, तो वो यूज किया गया बाय जॉन डाल्टन, जब इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया, राइट। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। और इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमने लेक्चर नंबर 2 में अंडरस्टैंड किया था कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच आर द एटम्स। अगर एक सिल्वर ब्लॉक है तो वो सिल्वर पार्टिकल्स या सिल्वर एटम से बना होगा। अगर एक गोल्ड ब्लॉक है तो वेल वो किससे बना हुआ होगा, गोल्ड के एटम से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या है इस थ्योरी का, सेकेंड पॉइंट है कि एटम्स दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। Atoms, they are neither created nor destroyed in a chemical reaction. However, chemical reactions, they involve the reorganization of atoms. No new atoms, they are formed in a chemical reaction. ठीक है। तो एटम उन्होंने कहा कि एक तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो कोई नया एलिमेंट फॉर्म होगा, नया कोई एटम फॉर्म होगा, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो जितने भी एटम्स रिएक्शन में स्टार्ट में प्रेजेंट थे, वह सारे एटम्स रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। सिर्फ होगा क्या कि हम उनकी रीअरेंजमेंट कर देंगे एटम्स की। अब इसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेट अस सी दैट। हमारे पास है एक सब्सटेंस ए, ठीक है, और है दूसरा सब्सटेंस बी। ये कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं सब्सटेंस सी एंड सब्सटेंस डी। इसे हमने अंडरस्टैंड किया था कि ये होती है एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। हम अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है कार्बन, कार्बन का एटम। ठीक है। कार्बन का एटम रिएक्ट कर रहा है दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ और ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एक कार्बन का एटम, आप प्रोडक्ट साइड पे भी देखोगे तो एक ही कार्बन का एटम आपको दिखाई देगा। ये रिएक्ट कर रहा है दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, तो प्रोडक्ट साइड पे भी आपको दो ही ऑक्सीजन के एटम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि एटम्स ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जो एटम्स पहले प्रेजेंट थे रिएक्टेंट में, वही एटम्स प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फर्क क्या होगा, पहले कार्बन अकेला एटम था, ऑक्सीजन के एटम्स दो थे और वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था। फिर केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जितने बॉन्ड्स पुराने प्रेजेंट होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा और फिर एक ऑक्सीजन एक साइड पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ दूसरी साइड पे फॉर्म करेगा और बन जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो हुआ क्या, हुआ सिर्फ ये कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो टूट के नए बॉन्ड्स बने और नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन में इट इज ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते होंगे जब आप छोटे थे, और आप उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का क्या करते थे, कभी कोई शेप फॉर्म कर देते थे, कभी कोई शेप फॉर्म कर देते थे। पहले एक कार बनाते थे, फिर उन ब्लॉक्स को तोड़ देते थे, फिर उसी का एक एरोप्लेन बना देते थे। तो ब्लॉक्स तो वही थे, ब्लॉक्स नहीं गए, ब्लॉक्स को ना तो क्रिएट हुए ना वो डिस्ट्रॉय हुए, सिर्फ आपने उनकी रीअरेंजमेंट करके नए नए स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया। कभी कार फॉर्म किया, कभी साइकिल फॉर्म किया, कभी एरोप्लेन फॉर्म किया। आई होप आप लोगों को अपने वो छोटे होते के ब्लॉक्स जरूर याद होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे एटम्स भी होते हैं, ना तो वो एक रिएक्शन के अंदर डिस्ट्रॉय होंगे ना वो क्रिएट होंगे, सिर्फ उनकी रीऑर्गेनाइजेशन होगी और नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट क्या है, नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं गोल्ड के, ठीक है, बहुत बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, मगर वो जो सारे के सारे एटम्स होंगे, जॉन डाल्टन ने कहा कि उनका सबका सेम ही मास होगा, उन सबकी सेम ही प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उनके मास में डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप उनको वेव करोगे तो सबका सेम मास से आएगा, सारों की प्रॉपर्टीज को चेक करोगे तो वो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया, द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर किससे बना होगा, सिल्वर के एटम से बना होगा। अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड किससे बना होगा, गोल्ड के एटम से बना होगा। अगर अब आप सिल्वर के एटम्स को और गोल्ड के एटम्स को देखोगे तो ये क्या होंगे, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। और इन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस में भी डिफरेंस होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा। सिल्वर सिल्वर है, गोल्ड गोल्ड है, सिल्वर गोल्ड की तरह तो बिहेव नहीं करेगा, ना गोल्ड सिल्वर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एटम्स दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो ये जो एटम्स है छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, तो कार्बन दिस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास रेशियो क्या है कार्बन की, कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम्स के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो रेशो क्या है, कार्बन टू ऑक्सीजन 1:2। सबसे पहले ये जो रेशो है ये छोटी रेशो है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक होल नंबर रेशो है, ये फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एटम जब भी रिएक्ट करेगा वो पूरे का पूरा रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का आधा एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं, हमेशा एटम एज अ होल पार्टिसिपेट करता है इन द केमिकल रिएक्शन, नाइदर इट इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज हाफ या 3/4 की तरह वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो एटम हमेशा कंप्लीट एक एटम की तरह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और वो हमेशा जब पार्टिसिपेशन होगी, जॉन डाल्टन ने कहा कि वो जो एटम्स हैं वो छोटी छोटी रेशोज में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो कि आपने डेफिनेट प्रोपोर्शंस में भी स्टडी किया कि अगर हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है तो उसके अंदर एलिमेंट्स की एलिमेंट सेम रहते थे, और उन एलिमेंट्स की जो रेशियो होती थी वो भी फिक्स्ड रहती थी, बिल्कुल। अब हमने उसी को कैसे एक्सप्लेन किया, हमने उसको एटम्स के लेवल पे एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स होंगे उनका काइंड भी सेम रहेगा, वो सेम ही काइंड के होंगे, उनका नंबर भी सेम ही रहेगा। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम ही होंगे, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम रहेगा, ठीक है। सो द रिलेटिव नंबर and the kind of atoms they are constant in a given compound. सो हम इस सारी थ्योरी को फटाफट इकट्ठे लिख देते हैं सो दैट कि हमारे रिवीजन हो जाए, आप अपने नोट्स को अच्छे से लिख सकें और आपके कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। सेकेंड था कि जो एटम्स होते हैं दे आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, हाउएवर chemical reactions they involve reorganization of atoms. Third point क्या था, the atoms of the same element they are identical in mass and chemical properties. Fourth है the atoms of different elements that differ in masses and chemical properties. The atoms they combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, and the relative number and the kind of atoms they are constant in a given compound.
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे 6 पोस्टुलेट्स बिल्कुल क्लियर हैं जो कि जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिए। और इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। पूरे का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, और वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। जॉन डाल्टन ने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। जॉन डाल्टन की थियरी was able to explain the laws of chemical combination. So let us see how it was able to do that. So सबसे पहले हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या कहा था कि द सम ऑफ द masses of the reactants is going to be equal to the sum of the masses of the products. उसे जॉन डाल्टन की थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है? तो वेल हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा कि द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वही एटम्स रहेंगे, पहले भी रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, और अगर वही रिएक्टेंट्स के अंदर भी एटम्स प्रेजेंट है, वही प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट है, तो वेल ऑब्वियसली उनके जो मासेस होंगे वो भी तो सेम ही होंगे, right? So as atoms they are neither created nor destroyed, and the atoms they have definite masses, therefore the total mass remains unchanged during a chemical reaction. वही एटम पहले थे, वही एटम बाद में है, तो उनके मासेस भी सेम ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? वेल जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट नंबर 5 में उन्होंने कहा कि एटम्स दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है। तो इट मीन्स दैट इन द कंपाउंड द एलिमेंट्स दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, राइट? तो वो एक डेफिनेट रेशियो में एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। तो वो एटम्स किसके हैं? वो एलिमेंट्स के एटम हैं, राइट? अगर एटम्स का रेशियो फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली जिन एलिमेंट्स के वो एटम्स हैं उनका रेशियो भी तो फिक्स हो गया है कंपाउंड के अंदर। हेंस द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो ये जॉन डाल्टन की थियरी थी बहुत अच्छी थियरी थी, क्योंकि उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। पहली बार साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ डेटा को अंडरस्टैंड किया था एज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की सब एलिमेंट्स कंपाउंड इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंगली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जॉन डाल्टन ने उसको एक माइन्यूट लेवल पे मैटर को अंडरस्टैंड करते हुए कि एटम से बना हुआ है उन लॉज को एक्सप्लेन भी किया। बट वेल जैसे जैसे साइंस की आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई तो हमने रियलाइज किया कि जॉन डाल्टन की थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, हम उसे आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट आज की डेट में हम ये जानते हैं कि एटम इज नो लॉन्गर फर्दर इनडिविजिबल। हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अभी वन बाय वन हम इन सारी लिमिटेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट लुक एट व्हाट आर दीज लिमिटेशंस। Then what we have is that the atoms of the same element they may have different masses. ठीक है। फिर अगली shortcoming आई when we said that the atoms of different elements they may have also same masses. तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे उनका मास हमेशा सेम होगा, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो उनका मास हमेशा डिफरेंट होगा। बट बाद में हमने अंडरस्टैंड किया कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का डिफरेंट मास भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास भी सेम हो सकता है। I will explain you all these things with the help of examples. Then the substances they are made up of same kind of atoms, they may have different properties. ठीक है। अब हमारे पास सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं, और हम कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर वो एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी। बट फिर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी आए जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। Then the ratio in which the different atoms they combine to form compound they may be fixed and integral but they not be simple. तो चल इसको हम one by one understand करते हैं।
तो अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? वेल, ये है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर में व्हाट वी फाइंड इज कि जॉन डाल्टन ने तो कहा था, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है दैट इज नॉट फर्दर डिविजिबल, बट अब हम जानते हैं कि एटम को आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास आज एटम के स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, दैट इज द प्रोटॉन्स, द न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, और आज हम जानते हैं कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस सेंटर में क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोटॉन्स, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और इन न्यूक्लियस के बाहर, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उनके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड एज शेल्स। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है जिसे हम शेल बोलते हैं, और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये टोटल क्या बन जाएगा? एन एटम। ठीक है, सो एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। राइट, सो ये थी सबसे पहली डाल्टन की थ्योरी की शॉर्ट। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर गोइंग टू बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, उनके मासेस भी सिमिलर होंगे, बट देन वी केम टू नो अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप सेम ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है। सेम ही एलिमेंट के एटम्स का मास हमेशा सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनके मासेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए अगेन जॉन डाल्टन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये आइसोटोप्स का मास अगर डिफरेंट है तो फिर भी वो सेम एलिमेंट के ही क्यों है। इसे भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ेगी, बट अभी के लिए एक एग्जांपल, हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट है। क्लोरीन के जब हम एटम्स को देखते हैं तो उसमें दो तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक का मास होता है 35, दूसरे का मास क्या होता है? 37। राइट, तो दो तरह के एटम्स विद डिफरेंट मासेस एंड बोथ फॉर्मिंग द सेम एलिमेंट क्लोरीन, so these are called as isotopes. okay, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एटम्स, जॉन डाल्टन ने कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो उनके मासेस सेम नहीं हो सकते, बट फिर हमारे पास डिस्कवरी हुई ऑफ द आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका मास सेम होता है। तो अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन ने तो कहा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मगर आइसोबार ऐसे एलिमेंट आ गए जिनके अंदर जो एटम्स हैं उनका मास सेम है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पोटाशियम एंड कैल्शियम, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट उनका जो मास है दैट इज सेम, दैट इज 40। So how are we going to explain it? That you will be learning जैसे जैसे हम आगे अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, बट अभी के लिए this was a limitation of John Dalton's theory कि वो ये आइसोबार्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर। Now the next limitation of the Dalton's atomic theory is कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जिनके अंदर सेम ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो मगर फिर भी उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो। राइट, और अगेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारे पास सेम ही तरह के एटम्स हैं तो सेम ही तरह के सब्सटेंसेस भी तो होने चाहिए। बट वेल, यहाँ पे आई डिस्कवरी किसकी? एलोट्रोप्स की। तो एलोट्रोप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सेम ही तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, येट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि वो जो एटम्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव चारकोल, वी हैव ग्रेफाइट, वी हैव डायमंड, ऑल ऑफ देम दे आर मेड अप ऑफ द सेम कार्बन एटम्स, बट येट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबकी सबकी सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे
क्या है, फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, और फॉर्म ऑफ कार्बन है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल बी बर्निंग इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, बट यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये होते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सेम ही तरह के एटम्स होते हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, they are made up of the same kind of atoms, but yet they have different physical properties, they are having a different structure. Okay, नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक और लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है कि द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड दे मे बी फिक्स्ड एंड इंटेग्रल बट दे नॉट बी सिंपल होल नंबर रेशियोज। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या कहा था कि जिस रेशो में एटम्स कंबाइन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियोज होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स की रेशियो होती है। तो अगेन अब यहाँ पे वो गलती क्या हुई, वो गलती ये है कि जब एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो उनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा ही फिक्स्ड होगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अगर वही कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर एटम्स की रेशियो डिफरेंट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। राइट, वो हमेशा होल नंबर, इंटेग्रल का मतलब है होल नंबर, वो हमेशा होल नंबर भी होंगे। जैसे कि हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशियो कही थी 1:2 इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो वो क्या है, एक फिक्स्ड रेशो भी है, वो एक होल नंबर रेशो भी है, इंटेग्रल भी है, बट दिस में नॉट असेंशियली बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। छोटे नंबर होना जरूरी नहीं है, ये बड़े नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केन शुगर मॉलिक्यूल की बात करें C12H22O11, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो तो देखो 12:22:11। ये एक फिक्स्ड रेशो है, ये एक इंटेग्रल मतलब होल नंबर रेशो है, क्योंकि एटम्स हमेशा कंप्लीटली कंबाइन करेंगे, बट दिस इज नो वे अ सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशो। ठीक है, ये 1:2 या 2:3 ऐसे नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें ये रेशो में कंबाइन कर रहे हैं 12:22:11। So the ratio may not be simple, but it will be always fixed and integral. So let us just put out all these together. So atom is no longer considered to be the smallest indivisible particle. Dalton ने हमें कोई भी idea structure of atom के बारे में नहीं दिया. So this was a very big limitation of the Dalton's theory. जैसे ही isotopes की discovery हुई तो again Dalton की atomic theory जो थी वो disprove हुई, क्योंकि isotopes क्या होते हैं, atoms of the same element with different mass. डाल्टन ने कहा था कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका मास भी सेम होना चाहिए। देन आइसोबार्स, तो आइसोबार्स दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास। तो उन्होंने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा, और हमारे पास यहाँ पे सेम मास वाले डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए। And then the substances, they may be made up of same kind of atoms, but they may have different properties, they have different physical properties, then we call them to be the allotropes. The ratio in which the different atoms they combine to form the compound, this may be fixed and integral, but it may not be simple, it may be a complex ratio like 12:22:11। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये लिमिटेशंस भी समझ में आ गई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी समझ में आ गए, और उसका एडवांटेज भी समझ में आया बिकॉज इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस कब आई, ये लिमिटेशंस तब आई जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो अपने टाइम पे ही वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी थियरी थी, उससे हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हुई इनटू द matter, but then it was all wrong. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने ये lecture enjoy किया, आपको अच्छे से समझ में आया आज हमने क्या पढ़ाई की। अगले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, एटम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ डिटेल्ड डिस्कशन इनटू नाउ the atom from the next lecture. So see you again. I am Dr. Ritu Johar and I hope you are enjoying your learning with me. And in case you are, please do subscribe to the channel and also click on the like link. This is going to motivate us further so that we can prepare more lectures for you. So bye for now. Have a nice day.